Hello students, already I have started with 13.2 exercise. In that first question is completed. Now before going to next question, let us solve some of the example questions which are on page number 212 of your book. Example 7 is 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes of the same type are used? तो यहाँ पे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो कॉलम किसका बनेगा वो देखो. 6 पाइप्स है एंड फिलिंग ऑफ द टैंक है and filling of the tank is given in 1 hour 20 minutes. Okay, so again here in next sentence 5 pipes is given. तो एक तो कॉन्सेप्ट आ गया हमारा कॉलम बनेगा. सी कॉलम एक तो पाइप का बनेगा, नंबर ऑफ पाइप्स यू कैन से नंबर ऑफ पाइप्स, और सेकंड बनेगा टाइम टेकन. ओके, अभी इनवर्स है या डायरेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है. सी आई हैव मेड द कॉलम्स हियर. 6 pipes है, so I will write here 6 pipes, and then time is given 1 hour 20 minutes. See, in direct variation also so many times I told you whenever such type of units are given 1 hour 20 minutes, we have to convert this whole unit to minutes. तो 1 hour कितना है तुम लोगों को कन्वर्शन पता है. 1 hour means it is 60 minutes. और ऊपर कितना दिया है 20 मिनट्स दिया है, तो 20 मिनट्स ऐड कर दो तो टोटल कितना आएगा 80 मिनट्स. सो फॉर 6 पाइप्स हाउ मच टाइम वी नीड 80 मिनट्स. सी आई हैव मेड द कॉलम हियर नंबर ऑफ पाइप्स एंड टाइम टेकन इज रिटन इन मिनट्स. सो फॉर 6 पाइप्स इट इज 80 मिनट्स. एंड देन द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इट विल टेक ओनली 5 पाइप्स आर यूज्ड. अब नंबर ऑफ पाइप्स दिया है 5 और एक क्वेश्चन मार्क, एंड दिस इज एक्स फैमिली एंड दिस इज वाई x1 and this is x2 and this is y1 and y2. Now first task is to find whether it is direct variation or indirect variation. देखो तुम लोग अभी लॉजिक लगाओ. जैसे नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ेगा, देखो एक मैंने काम वाली का एग्जांपल दिया था. अगर मुझे बकेट भरना है, अगर मैंने एक ही टैप ऑन किया, ओनली 1 टैप, तो मुझे 5 मिनट्स लगेगा भरने में. अगर मैं 2 टैप्स ऑन करूँगी तो 5 मिनट से मुझे कम लगेगा, 3 मिनट्स. सी एज नंबर ऑफ पाइप्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीजिंग तो टाइम टेकन क्या होता है डाउन हो रहा है. सो 1 इज इंक्रीजिंग, सेकेंड 1 इज डिक्रीजिंग. दैट मीन्स व्हाट इट इज इनवर्स वेरिएशन. इन द सेम वे नंबर ऑफ पाइप्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. जब भी नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीज होता है तो टाइम टेकन हमेशा डाउन होगा. ओके, ये तो सिंपल लॉजिक है. सो इट इज इन इनवर्स वेरिएशन. सो यू राइट हियर, यू कैन राइट हियर इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन. अब हमें पता चल गया इनवर्स प्रोपोर्शन है. देखो जब डायरेक्ट वेरिएशन आया था ना तो हमने ऐसे कुछ लिखा था x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, है ना. सो वी हैव टेकन रेशो, ऐसे हमने रेशो लिया था, बट रेशो इन द सेंस ऐसे डिवीजन सिंबल हमने लिया था. बट फॉर इनवर्स वेरिएशन नाउ द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट. यहाँ पे वहाँ पे अगर हमने डिवाइड लिया है तो इन्वर्स में हमें मल्टीप्लिकेशन लेना है. मीन्स x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2. देखो अब डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन में क्या डिफरेंस है तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. व्हेनेवर वी हैव इन्वर्स वेरिएशन वी हैव टू मल्टीप्लाई. पहले हमने क्या लिया था x1 अपॉन y1 लिया था डायरेक्ट वेरिएशन में. इसमें क्या करना है दोनों मल्टीप्लाई कर देना है. x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 and y2. now put the value. x1 is, यहाँ से देखो कॉलम से, x1 is 6 and y1 is 80 and x2 5, y2 I don't know, so it will remain as it is. now you take 5 this side, so 6 into 80 upon 5 is equal to y2. अब तुम लोगों को कटिंग मेथड से इसको कट कर देना है. अगर कटिंग नहीं आता है तो डिवाइड भी कर सकते हो. 80 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, दिस इज 3, 5 6 जा. ओके, तो आंसर क्या आता है 16.
5 1 जा 5 16 जा. Now I am getting here 6 into 16 is equal to y2. अब मल्टीप्लाई कर दो. 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6 and 96 y2. So for 5 pipes, how much time we require? We require 96 minutes. So answer I got it as 96. तो तुम लोग ऐसे स्टेटमेंट आंसर भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे 96 minutes. Hope you understood. For inverse variation, we are taking multiplication. Now we will move with question number 8. That is example 8. Example 8 is, there are 100 students in a hostel. हॉस्टल का भी कंडीशन दिया है. There are 100 students in a hostel. Food provisions for them is for 20 days. Try to understand the question. There are 100 students in the hostel and food provisions. Food provisions मतलब जो खाना वहाँ पे बनता है, जो राशन है वहाँ पे, वो कितने दिन के लिए चलेगा? 20 डेज़ के लिए चलेगा. फॉर 100 स्टूडेंट्स, जो भी हॉस्टल में रेशन है, राशन जो हम दाल चावल बोलते हैं ना, वो सब कितने दिन के लिए चलेगा? 20 डेज़ के लिए चलेगा. हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजंस लास्ट इफ़ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप. अब देखो, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ. सपोज घर में 5 kg व्हीट फ्लोर है ना, जो हम गेहूं का आटा बोलते हैं. ओके, अगर 5 kg है और नंबर ऑफ मेंबर्स अगर 2 ही मेंबर्स हैं, तो कितने दिन चलेगा? समथिंग 30 डेज. ओके, अगर 2 ही मेंबर है तो 30 डेज के लिए चलेगा. अगर नंबर ऑफ पीपल घर में मेंबर्स बढ़ गए, 4 मेंबर्स हो गए, तो इट में गो फॉर 20 डेज. अगर यहाँ पे मेंबर्स बढ़ गए 10, तो शायद 10 डेज भी वो नहीं चलेगा आटा, है ना. जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली आर इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ द डेज इज डिक्रीजिंग. जो भी घर में रेशन है ना, जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ जाते, वैसे नंबर ऑफ डेज जो हम आटा कंज्यूम करेंगे, वो नंबर ऑफ डेज डिक्रीजिंग में जाएगा. वैसे सेम यहाँ पे फर्स्ट अगर 100 स्टूडेंट्स है, तो वो जो भी प्रोविजंस है, फूड प्रोविजंस, वो कितने दिन तक चलेगा? 20 डेज तक. अब यहाँ पे देखो, हाउ लॉन्ग दीज प्रोविजंस विल लास्ट इफ़ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप. 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप मतलब ऑलरेडी 100 है, तो उसके साथ 25 स्टूडेंट और ज़्यादा बढ़ गए. तो यहाँ पे कॉलम बनेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ डेज दैट प्रोविजन लास्ट. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले कितना था? 100 था, और 100 के लिए कितना दिन चल रहा था रेशन? 20. तो ये 20 है. नाउ यहाँ पे तुम लोग थोड़ा ध्यान दो, ऐसे 25 नहीं लिखना है. नो डाउट हियर इट इज़ गिवन 25, बट सेंटेंस ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इफ़ 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप मतलब ऑलरेडी 100 स्टूडेंट है, तो उसमें 25 मोर स्टूडेंट दे आर ज्वाइनिंग द ग्रुप. तो अब हॉस्टल में कितने बच्चे हो गए? 125. सो प्लीज़ डोंट राइट हियर 25, you write here 125. Okay, hope this is clear now. And for 125 student, how many days the food will last? That is question mark. तो हम लोग पहले कॉलम बनाएंगे. See students, I have made the column here. Number of students, that is 100. For them it is 20 days, and for number of students 125. Then how much? In textbook they have टेकन x एंड y, बट तुम लोग एक ही फॉर्मेट फॉलो करना, x1 x2 y1 y2. नाउ एज आई टोल्ड यू, दिस इज इनवर्स वेरिएशन. देखो मैंने एक व्हीट फ्लावर का एग्जांपल लेके सिखाया था. सो एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होता है, तो नंबर ऑफ डेज जो फूड चलेगा वो डिक्रीज हो जाएगा. सो यू राइट हियर इनवर्स प्रोपोर्शन. फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन व्हाट इज द कंडीशन? x1 y1 is equal to x2 y2. Just put the values here. 100 into 20 is equal to 125 into y2. Now in next step you take 125 down. 100 into 20 upon 125 is equal to y2.
अब कटिंग मेथड करो, 25 का टेबल आते तो 25 से करो, 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा 4 × 4, सो दिस इज इक्वल टू 4 × 4 is equal to y2, so y2 is equal to 60. So if number of students are increased, तो पहले जो 20 डेज चल रहा था खाना पीने का सामान, अब वो ओनली 16 डेज तक चलेगा। सो विद दिस वी हैव completed example 8. Students, now we will move on to exercise 13.2. In that already I taught you first question, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है एंड सेकेंड क्वेश्चन वी आर नॉट गोइंग टू डू बिकॉज आगे बहुत सारा है और यहाँ पे बहुत सारा हमें फाइंड करना है, विच इज़ वेरी लेंदी क्वेश्चन एंड यू कैन ट्राई दिस वन। बहुत सारे ज़ीरो भी है, तुम लोग जैसे मैंने अभी सिखाया था x1 y1 x2 y2 इनवर्स वेरिएशन लेके, वैसे तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। Now we'll move on to third one. Rahman is making a wheel using spokes. Spokes मतलब पता है ना तुम लोगों को, this is called as spokes. Okay. He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. अब इसका मीनिंग क्या है देखो, he wants to put a spokes. अब देखो spokes मतलब उसको ऐसे डंडी लगाना है and he wants to put a spokes in such a way that the angle between them, angle between any pair of consecutive मतलब एक के बाद एक जो आता है ना, अगर मैंने ए एंगल चूज़ किया तो उसके बाद नेक्स्ट एंगल ही मुझे चूज़ करना है। अगर मैं ए करूँगी फिर ए करूँगी तो नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पे एंगल्स बन रहे इधर है ना, सो इफ़ आई एम टेकिंग दिस देन आई हैव टू टेक नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जिक्यूटिव एंड ही वॉन्ट्स टू मेक इक्वल एंगल्स। दैट मीन्स वॉट यू सी हियर, सपोज ये मैंने एक सर्कल बनाया, अब मैं स्पोक्स डालूंगी, सपोज मुझे 3 स्पोक्स डालना है, अगर मैं ऐसे डालूंगी देन आई एम रॉन्ग हियर बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहमान कैसे फिक्स करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू मेक द एंगल इक्वल। यहाँ पे एंगल इक्वल तो दिखाई नहीं दे रहा है, देखो एक छोटा एंगल है और एक बिगर एंगल एंड दिस इज बिगर एंगल। ओके, अगर 4 स्पोक्स करना है तो आई हैव टू पुट स्पोक्स लाइक दिस। अगर मैं ऐसे करूँगी स्पोक्स 4 स्पोक्स ऐसे, देन आई एम रॉन्ग हियर बिकॉज यहाँ पे एंगल एक छोटा है बड़ा है, फिर एक छोटा और एक बिगर एंगल, सो दिस इज रॉन्ग। So he wants to put a spokes in such a way that the angle between the consecutive spokes is equal. Then help him by completing the following table. अब हमें help करना है उसको, तो table is also given in the textbook. Number of spokes दिया है 4, 6, 8, 10, 12. अभी फिगर देखने की ज़रूरत नहीं है. Angle between the pair of consecutive spokes. अब हमें बस इतना ध्यान देना है कि वेदर इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब हम ये ढूंढेंगे। अब तुम लोग यहाँ पे बुक में ही देखो, व्हेन वी हैव ओनली 3 स्पोक्स 1 2 3 यू कैन सी एंगल इज बिगर, एंगल क्या है बड़ा हो रहा है ओनली 3 स्पोक्स में। अब यहाँ पे स्पोक्स कितना है देखो 1 2 3 4 5 6 स्पोक्स, एंगल यहाँ पे बिग था, अभी एंगल यहाँ पे देखो छोटा हो गया है ना, सो नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल क्या हुआ डिक्रीज हुआ। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पोक्स, एंगल कंपेयर टू दिस एंड दिस ए और भी छोटा है, सो अगेन इट इज डिक्रीजिंग। सो एज नंबर इज इंक्रीजिंग, एज नंबर ऑफ स्पोक्स आर इंक्रीजिंग देन एंगल विल बी डिक्रीजिंग। देखो 4 था पहले स्पोक्स, फिर 6 आया तो डिग्री एंगल कितना हुआ 90 से 60 हुआ, दैट मीन्स इट इज़ डिक्रीजिंग। सो दिस इज इनवर्स वेरिएशन एंड नाउ वी हैव टू राइट एक्स फैमिली एंड वाई फैमिली, सो इट इज़ x1 y x2 x3 एंड x4 x5 ऐसे डाल देना तुम लोग, ये y1 y2 y3 y4 एंड y5। अब उसके अंदर सब क्वेश्चंस दिया है, are the number of spokes and the angle formed between the pair of consecutive spokes in inverse proportion। तो ऑलरेडी मैंने कहा कि कैसे इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, सो वी हैव टू से यस।
they are in inverse proportion. Second one, calculate the angle between the pair of consecutive spokes on the wheel with 15 spokes. Okay, अब हमें कैलकुलेशन करना है. For that we have to make a column. See students, I have made the column here. Number of spokes and angle between the spokes, that is consecutive spokes. मैंने पीछे जो कॉलम दिखाया था उसका फर्स्ट कंडीशन मैंने लिखा है. नंबर ऑफ स्पोक्स 4 एंड एंगल इज 90. नाउ विल सी द क्वेश्चन. कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्पोक्स. तो यहाँ पे हमें एंगल फाइंड करना है ऑन द व्हील विथ 15 स्पोक्स. 15 है तो कितना एंगल बनेगा वो हमें फाइंड करना है. द नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड. हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड मतलब एक क्वेश्चन मार्क हो गया. वुड बी नीडेड इफ द एंगल ऑफ द इफ एंगल बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40. अगर एंगल 40 है तो कितने स्पोक्स हमें डालना है. दिस इज द क्वेश्चन. और वैसे भी मैंने कहा था दिस इज इनवर्स वेरिएशन. सो इनवर्स वेरिएशन. अब फैमिली लिखो. So I have written X family and Y family, and as you know this is inverse variation. तो क्या आएगा inverse variation में? X1 Y1 is equal to X2 Y2. Just put the value and find the answer. X1 is 4 into Y1 is 90 is equal to X2 is 15 into Y2. So 4 into 90, take 15 down, 15 इक्वल टू y2. अब 15 और 90 डायरेक्टली 15 के टेबल में 90 आता है. नहीं आता है तो तुम लोग कटिंग मेथड से भी कर सकते हो. कटिंग मेथड से हम जाएंगे. 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 11, 3 5 ज़ा 15, 3 30 ज़ा, देन 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा. अब तुम लोग डायरेक्टली 15 6 ज़ा कट करोगे तो भी चलेगा. Okay, so what is remaining here? 4 into 6. So 4 into 6 is equal to y2. So 4 6 are 24. So y2 is equal to 24. So this means what? अगर हमने 15 स्पोक्स लगाया तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल कितना बनेगा? 24 डिग्री. तो डिग्री सिंबल डाल देना इधर. Now next one is we have to find how many spokes are required if angle between them is 40. अब फिर से हमें इनवर्स वेरिएशन है तो x1 y1 x2 y2 लेना है. So x1 y1, but here it is x3 and y3. So x3 and y3. x1 is 4 into 90, x3 we don't know, and y3 is 40. So 4 into 90 upon 40 down ले लो. And you know how to calculate this. 4 1 जा 4 10 जा 0 0 गया. So it is 9. So how many spokes are needed for 40 degree angle? It is 9 spokes. So तुम लोग स्टेटमेंट आंसर लिख सकते हो इसमें. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3. बट सी हियर स्टूडेंट, ऑन बैक पेज व्हेन वी स्टार्टेड विद द क्वेश्चन दिस कॉलम इज गिवन और क्वेश्चन है हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल. तो ये टेबल हमें कंप्लीट करना है. फॉर दैट सी दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे ले लेना. फिर 8 के लिए भी फाइंड करो, 10 के लिए भी फाइंड करो, 12 के लिए भी. यू डू दिस कैलकुलेशन बाय योर सेल्फ. ओके, ऑलरेडी आई टॉट 2 क्वेश्चंस. नाउ यू कैन सॉल्व दिस वन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स विल मूव विथ क्वेश्चन नंबर 4. If the box of sweet is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. देखो 24 चिल्ड्रन है और एक स्वीट का डब्बा है. तो अगर 24 चिल्ड्रन है तो बच्चे को एक एक बच्चे को कितना मिल रहा है? 5 स्वीट्स, 5 पीसेस ऑफ स्वीट मिल रहा है. हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर reduced बाय 4. अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को हमने reduced बाय 4 किया
तो कितने स्वीट्स ईच स्टूडेंट्स को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान देना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस रेड्यूस्ड बाय 4। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास 10 चॉकलेट्स है, ओके। अगर 10 बच्चे 10 स्टूडेंट्स है तो सबको एक एक पीस मिलेगा, एक एक चॉकलेट मिलेगा। अगर 10 से मैंने कम कर दिया, 5 स्टूडेंट्स कर दिया, तो 10 से 5 किया तो एक एक बच्चे को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। देखो जैसे मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डाउन कर रही हूँ तो चॉकलेट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओके। अगर यहाँ पे और भी, मुझे लगता है इससे तुम लोगों को समझ में आ गया कि इन्वर्स वेरिएशन है। वैसे यहाँ पे स्वीट का डब्बा है और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है 24 चिल्ड्रंस एंड ईच गेटिंग 5 स्वीट्स। अगर हम स्टूडेंट्स को कम करेंगे, बच्चे को कम करेंगे बाय 4, तो बाय 4 मतलब क्या, अभी बॉक्स अगर हम बना रहे, सी इफ आई एम मेकिंग अ बॉक्स लाइक दिस, ओके, ऑलरेडी आई मेड हियर, आई एम मेकिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड स्वीट्स। फर्स्ट कितने थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 24 थे। फिर बच्चे को स्वीट कितना मिला, 5 पीसेस मिला है। नाउ द स्टूडेंट्स आर reduced बाय 4। तो reduced बाय 4 मतलब यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, जो बच्चे 24 थे उसमें से 4 हमने कम किया, दैट मीन्स व्हाट, 20 स्टूडेंट्स। होप यू अंडरस्टूड दिस। जो बच्चे 24 थे उसमें से हमने 4 बच्चे को कम किया है, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अभी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने बचे, 20, तो कितना मिलेगा। एंड एज यू नो, जैसे बच्चे का नंबर कम होता है वैसे जो स्वीट हमें मिल रहा है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। सो दिस इज इनवर्स वेरिएशन, तो यहाँ पे लिख दो इनवर्स वेरिएशन। एंड यू नो दिस इज एक्स फैमिली एंड दिस इज वाई फैमिली, सो यू कैन कैलकुलेट दिस वन, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, और रेशो ले लेना और सॉल्व कर देना। And on the same basis, question number 5 will go. A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. देखो यहाँ पे फार्मर है, उसके पास कितने एनिमल्स है, 20 एनिमल्स, और 20 एनिमल्स को फीड करने के लिए, कैटल फील्ड है तो उसको फीड करने के लिए कितना दिन चलेगा, उसके पास जो भी है 6 डेज तक चलेगा, ओके। उसके पास जो एनिमल का फूड है फॉर 20 एनिमल्स 6 डेज तक चल रहा है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देर वेर 10 मोर एनिमल्स इन द कैटल। अब फूड उसके पास जितना है उतना ही है, लेकिन 10 मोर एनिमल्स अगर उसके पास इंक्रीज हो गया तो कितना दिन तक खाना उसका चलेगा, मतलब एनिमल्स कितने दिन तक खा सकते हैं। सी हियर, फर्स्ट 20 एनिमल्स थे, ओके, एनिमल्स, तो कितना दिन तक खाना चला, 6 डेज। नाउ 10 मोर एनिमल्स, तो तुम लोग यहाँ पे क्या लिखोगे नंबर ऑफ एनिमल्स में, इट्स नॉट 10, ऑलरेडी उसके पास 20 है, फिर 10 मोर एनिमल ऐड हो गया, दैट मीन्स नाउ इट इज़ 30 एनिमल्स। जैसे नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ जाएगा जो खाना है वो कम पड़ेगा, सो नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन मार्क को कम होगा। सो जैसे नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज हो रहा है, द नंबर ऑफ डेज दैट फूड लास्ट इज डिक्रीजिंग, सो दिस इज इनवर्स वेरिएशन। तो तुम लोग कॉलम यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स का बनाओ और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का बनाओ, ओके, नंबर ऑफ एनिमल्स। अब नंबर ऑफ एनिमल्स पहले कितना था, 20, तो उसके लिए 6 डेज। अब नंबर ऑफ एनिमल्स 30 है तो कितना चलेगा, ओके। ऐसे करो, अगेन यू कैलकुलेट, सी दीज कैलकुलेशंस आर वेरी इजी एंड ऑलरेडी आई हैव गिवन ऑल हिंट्स, कैसे इनवर्स वेरिएशन होता है, कैसे हमें कॉलम बनाना है, सब मैंने बता दिया है। सो यू गो थ्रू द वीडियो, सॉल्व दिस वन। सो टुडे आई विल स्टॉप विथ question number 5. So students, please keep practicing.